गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो आज हम लोग एक नए वीडियो की शुरुआत करते हैं। हम लोगों ने पिछले वीडियो में कुछ बेसिक चीज़ें समझने की कोशिश की थी। उसमें से एक टॉपिक था फंडामेंटल क्वांटिटीज एंड यूनिट्स। ठीक है, अब आप लोग देखो, लेंथ का जो स्टैंडर्ड यूनिट है मीटर है। आप लोगों को मैंने पिछले लेक्चर में बताया था कि एक मीटर का एक्चुअल डेफिनेशन क्या होता है। मास इज मेजर्ड इन किलोग्राम्स। 1 किलोग्राम कितना होता है पिछले लेक्चर में मैंने बताया था। ठीक है, टाइम का भी बता दिया था। ठीक है, लेकिन अब 1 सेकेंड जो है वो एक्चुअली कितना होता है उसके ऊपर हम लोग बात करेंगे। ठीक है, अब आप लोग देखो, एग्जैक्ट जो टेक्निकल डेफिनेशन है 1 सेकेंड का वो क्या है। हम लोग एक सीजियम एटम लेंगे। सीजियम क्या है? एक एलिमेंट है, जैसे ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, आयरन, है ना। ये सारे नेचुरली ऑकरिंग एलिमेंट्स है, राइट। मतलब कुदरती तौर पर मिलने वाली चीजें, उसमें से एक है सीजियम। एक एलिमेंट है। उस सीजियम एलिमेंट में एक एटम लेते हैं अपन। ठीक है, उसमें एक न्यूक्लियस है जो सेंटर के अंदर न्यूक्लियस होता है, और इलेक्ट्रॉन्स अलग अलग लेवल्स पे होते हैं। ठीक है, तो एक इलेक्ट्रॉन क्या करता है, अपने एनर्जी लेवल से जब उसको थोड़ा सा एनर्जी मिल जाए तो वो एक्साइट होकर ऊपर के एनर्जी लेवल पे चला जाता है। उसको बोलते हैं एक्साइटेड स्टेट। जो उसका खुद का लेवल है उसको बोलते हैं ग्राउंड स्टेट। एनर्जी मिलने के बाद वो जिस लेवल पे चला जाता है उसको बोलते हैं एक्साइटेड स्टेट। ठीक है, अब वो वहां पर ज्यादा देर रुकता नहीं, वापस अपने घर में आ जाता, फिर वापस एक्साइटेड स्टेट में जाता, क्योंकि उसको एनर्जी मिलती, वापस एक्साइटेड स्टेट में चला जाता। वहां पे उसका ज्यादा देर दिल नहीं लगता। वो हम लोग बोलते हैं ना अपनी आम जबान में कि दूसरे के घर में ज्यादा देर दिल नहीं लगता, इसलिए वहां पर ज्यादा देर रुकता नहीं, वापस नीचे आ जाता, वापस ऊपर जाता, वापस नीचे आता। तो ऐसे वो ट्रांजिशंस करता है, ऊपर नीचे ऐसे ट्रांजिशंस करता है। तो कितने ट्रांजिशंस करेगा वो? तो 9192631770, 919 crore 26 lakh 31,770, इतने ट्रांजिशंस करेगा। 919 करोड़ 26 लाख 31,770, इतने ट्रांजिशंस करने के लिए जो वक्त लगेगा उसको डिफाइन किया गया है 1 सेकेंड। मतलब आप लोग सोचो कि 1 सेकेंड में वो 919 करोड़ 26 लाख 31,770 ट्रांजिशंस कर रहा है, तो उसका स्पीड कितना होगा, है ना। और दूसरी आम जबान में 1 सेकेंड का दूसरा डेफिनेशन मैं आप लोगों को बताता हूं, वो सिर्फ इतना है, दैट्स इट। क्लॉक देखिए आप लोगों ने, उसके अंदर एक सेकेंड हैंड है, उसको सिर्फ ऐसा करो, बस हो गया 1 सेकेंड। तो दैट इज अ सिंपल डेफिनेशन। तो आप लोग ये देख लो कि आप लोगों को टेक्निकल डेफिनेशन भी पता हो और उसका मतलब भी पता होना चाहिए। और एक बात, ये जो मैंने 1 सेकेंड का जो डेफिनेशन आप लोगों को बताया है, ये सिर्फ इंफॉर्मेशन के लिए है, ये आप लोगों को याद रखने की जरूरत नहीं है। इज दैट ओके? और एक इंपॉर्टेंट बात मैं बताऊं कि ये 10 डिजिट नंबर है, इसके ऊपर फोन लगाने की कोशिश नहीं करना, है ना। नहीं तो आप लोग सोचोगे कि 10 डिजिट नंबर है, किसी का ना किसी का फोन नंबर होगा। वैसे इसको अगर आप इस नंबर को अगर आप सर्च करते हो तो बराबर सीजियम सेकेंड ऐसा आपको पता चलेगा। ठीक है, नाउ लेट अस टॉक अबाउट केल्विन। अब हम लोग अभी तक जो है डिग्री सेल्सियस में बात करते थे टेम्परेचर के बारे में, कि टेम्परेचर नॉर्मली डिग्री सेल्सियस में मेजर किया जाता है, और वो एक हिसाब से प्रैक्टिकल लाइफ के हिसाब से बराबर भी है। कि एकदम ठंड हम किसे बोलते हैं कि पानी जब बर्फ बन जाए तो वो बहुत ज्यादा ठंड है, और पानी जब उबलने लगे तो बहुत ज्यादा गर्मी है। इन दोनों को हमने 0 डिग्री और 100 डिग्री ऐसा मान लिया। उसका उसके लिए प्रोसेस क्या किया गया मैं आप लोगों को बताता हूँ। एक थर्मोमीटर ले लिया गया, उसके अंदर मर्क्यूरी है। ठीक है, वो कांच का ऐसा एक ट्यूब होता है, उसके अंदर मर्क्यूरी है, हॉलो ट्यूब है, उसके अंदर मर्क्यूरी है। अब क्या किया, उसको बर्फ में डाल दिया, तो मर्क्यूरी ठंड की वजह से कॉन्ट्रैक्ट हो गया, तो मान लो यहाँ तक मर्क्यूरी का लेवल आ गया। उधर एक मार्किंग किया, और फिर उसी ट्यूब को बॉइलिंग वाटर में डाल दिया। तो गर्मी की वजह से मर्क्यूरी ने क्या किया, एक्सपांड कर दिया अपने आप को, और एक्सपांशन में वो ऊपर चला गया, वहां पे एक मार्किंग कर दिया।
और जहाँ ऊपर वाला मार्किंग है बॉइलिंग पॉइंट उसको लिख दिया 100, जहाँ एकदम बर्फ जहाँ पर था उसको लिख दिया 0, और इस डिस्टेंस को 100 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया और एक एक टुकड़े को बोल दिया 1-1 डिग्री सेल्सियस। मतलब वो हो गया 0 डिग्री सेल्सियस और ये हो गया 100 डिग्री सेल्सियस, और उसको 100 पार्ट्स में डिवाइड कर दो 1 डिग्री सेल्सियस हो गया। लेकिन अब मैंने तो यहाँ पर केल्विन लिखा हुआ है, मतलब टेम्परेचर का जो स्टैंडर्ड यूनिट है वो डिग्री सेल्सियस नहीं है बल्कि केल्विन है। तो ऐसा क्यों? तो साइंटिस्ट्स ने क्या किया, एक गैस लिया और गैस के अंदर के जो मॉलिक्यूल्स हैं उनका मोशन चेक किया। तो वो कंटिन्यूसली ऐसे रैंडम मोशन में थे, यहाँ वहाँ कंटिन्यूसली मूव कर रहे थे रूम टेम्परेचर पे। अब रूम टेम्परेचर से उन्होंने कम किया, मान लो रूम टेम्परेचर उस वक्त में 20 डिग्री सेल्सियस होगा तो उन्होंने 19 डिग्री किया। फिर उन मॉलिक्यूल्स को चेक किया तो उनका मोशन जो था थोड़ा कम हो चुका था, मतलब 20 डिग्री पे जितना वो मूवमेंट कर रहे थे उससे 19 डिग्री पे थोड़ा कम कर रहे थे, 18 डिग्री पे और कम कर रहे थे। ऐसा करते 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 वो 1 डिग्री सेल्सियस पे पहुंचे, पार्टिकल्स में मूवमेंट मौजूद था, बाकी था। अब 0 डिग्री सेल्सियस पे आ गए तब भी पार्टिकल्स में मूवमेंट बाकी था। अब नॉर्मली अगर 0 डिग्री सेल्सियस एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर होता तो वो गैस की जो मॉलिक्यूल्स है वो मूवमेंट करना बंद कर देते थे, लेकिन 0 डिग्री पे भी मूवमेंट चालू था। मतलब 0 डिग्री सेल्सियस जो हम एब्सोल्यूट जीरो मानते हैं जिसको डे टू डे लाइफ में, वो एक्चुअल जीरो नहीं है, वो कुछ तो भी टेम्परेचर है, मतलब उसमें भी कुछ गर्मी प्रेजेंट है। तो फिर उन्होंने क्या किया, -1 लेके गए, फिर भी पार्टिकल्स में मोशन था, -2 लेके गए, फिर भी था। ऐसा करते 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 -273 डिग्री सेल्सियस लेके गए, इतना ठंडा कर दिया। उस टेम्परेचर पे गैस के मॉलिक्यूल्स ने बिल्कुल भी मूव करना बंद कर दिया, वो स्टेशनरी हो गए। तब साइंटिस्ट्स को पता चला कि 0 डिग्री सेल्सियस एब्सोल्यूट जीरो नहीं है, वो -273 डिग्री सेल्सियस ये 0 डिग्री है। तो फिर क्या किया गया, ये जो तुम्हारा -273 जो था डिग्री सेल्सियस उसको 0 केल्विन कंसिडर किया, और उसके ऊपर वाला नंबर कौन सा होगा बताऊंगा आप लोग मुझे, इससे ऊपर वाला नंबर 272, इससे ऊपर होगा वो, मतलब इससे ज्यादा वैल्यू है। फिर 271, ऐसा करते 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 0 डिग्री सेल्सियस पे आएगा। अब ये 273 पे 0 है तो यहाँ पे 273 आ जाएगा, 273 केल्विन। मतलब डे टू डे लाइफ में हम जिसको 0 डिग्री मानते हैं वो एक्चुअली 273 डिग्री केल्विन है। आ रहा है समझ में? ठीक है, तो आप लोग सिर्फ इतना समझ लो कि हमारा जो स्टैंडर्ड टेम्परेचर का यूनिट है वो डिग्री सेल्सियस नहीं है, वो केल्विन है। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है मोल, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस इज मेजर्ड इन मोल्स। अभी ये क्या चीज है अमाउंट ऑफ सब्सटेंस? तो देखो, समझने की जरूरत है इसमें। एक मोल का बेसिक मतलब क्या है, उसके 3 डेफिनेशन है हमारे पास मोल के। उसमें पहला डेफिनेशन ये है कि किसी भी चीज, फॉर एग्जाम्पल वाटर कंसिडर करेंगे हम लोग, 1 मोल ऑफ वाटर, ठीक है, 1 मोल ऑफ वाटर। वाटर का फॉर्मूला क्या है, H2O, ये मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है उसका। मतलब वाटर के एक मॉलिक्यूल में 2 हाइड्रोजन एटम्स होते हैं और 1 ऑक्सीजन एटम होता है, ठीक है। मतलब इसको अगर हम लोग स्प्लिट करके लिखेंगे तो ऐसा लिखा जाएगा H और O। इसका एटॉमिक वेट 1, इसका एटॉमिक वेट 1, इसका ऑक्सीजन का एटॉमिक वेट 16। पूरे मॉलिक्यूल का एटॉमिक वेट हो गया 1 + 1 + 16 दैट इज 18। अब इसको बोलते हैं मॉलिक्यूलर वेट, ये पूरे मॉलिक्यूल का वेट है ना, ये एटम का वेट है, ये एटम का वेट है, ये एटम का वेट है। अब एटॉमिक वेट, मॉलिक्यूलर वेट किसे बोलते हैं हम लोग फिर कभी किसी लेक्चर में डिटेल में डिस्कस करेंगे, वो कैसे रखा गया, हाइड्रोजन को 1 क्यों चुना गया और ऑक्सीजन को 16 कैसे दिया गया, वो हम लोग किसी लेक्चर में डिटेल में डिस्कस करेंगे। बट राइट नाउ H का एटॉमिक वेट 1 इस अगेन H, उसका एटॉमिक वेट 1, ऑक्सीजन का एटॉमिक वेट 16, टोटल ऐड कर लो 18। मतलब पानी का जो मॉलिक्यूल है उसका मॉलिक्यूलर वेट है 18,
ठीक है। अब अगर कोई बोले कि ब्रिंग 1 मोल ऑफ वाटर, तो आप क्या करोगे? 18 ग्राम्स ऑफ वाटर इज 1 मोल। और डेफिनेशन कैसा है? ग्राम मॉलिक्यूलर वेट, ऐसा हम लोग बोलते हैं, ग्राम मॉलिक्यूलर वेट या मॉलिक्यूलर वेट एक्सप्रेस्ड इन ग्राम्स। मतलब क्या? किसी भी चीज का जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है उससे आप मॉलिक्यूलर वेट फाइंड करो, उतने ग्राम इज उस ऑब्जेक्ट का 1 मोल। फॉर एग्जाम्पल, ये एक एग्जाम्पल हो गया पानी का। हम लोग अब दूसरा एग्जाम्पल कंसिडर करेंगे, ठीक है। एग्जाम्पल नंबर 2, फॉर एग्जाम्पल मुझे फाइंड करना है हाउ मच इज 1 मोल ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। आप लोग सोच रहे होंगे सर आप फिजिक्स पढ़ा रहे हो या केमिस्ट्री पढ़ा रहे हो। तो देखो, सारे साइंसेज एक दूसरे से रिलेटेड है ना। हम लोग ऐसा नहीं बोल सकते कि फिजिक्स में केमिस्ट्री यूज नहीं होगा या केमिस्ट्री में फिजिक्स यूज नहीं होगा। सारे साइंसेज में एक दूसरे की कॉन्सेप्ट यूज किए जाते हैं। तो अब देखो, 1 मोल ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड हम लोगों को लेना है, ठीक है। सल्फ्यूरिक एसिड का उसके लिए हमको फॉर्मूला पता होना चाहिए। फॉर्मूला है H2SO4, ठीक है। अभी हम लोग इसको सेपरेट लिखेंगे। H2 मतलब H 2 बार है, S एक ही बार है तो एक ही बार लिखेंगे। O4 ऑक्सीजन के 4 एटम्स हैं। हाइड्रोजन का जैसे कि मैंने पहले बताया एटॉमिक वेट कितना है? 1। हाइड्रोजन का अगेन 1। सल्फ्यूरिक एसिड, ओ सॉरी ये सल्फर है, सल्फर का एटम है तो इसमें 32। ऑक्सीजन का है 16 16 16 16। अब हम लोग क्या करेंगे, इन सबको ऐड कर देंगे, ऐसे ऐड कर दो तो ये 1 + 1 ये हो गया 2, ये हो गया 32 और 16 × 4 ये हो गया 64। दैट गिव्स यू 98। मतलब फाइनल आंसर क्या आता है? 98। अब 1 मोल ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड, 1 मोल ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड मतलब 98 ग्राम्स ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड विल गिव यू 1 मोल। कॉन्सेप्ट क्लियर है? तो ये था पहला डेफिनेशन 1 मोल का, ठीक है। लेट अस नाउ टॉक अबाउट द सेकंड डेफिनेशन। आप लोगों को ये ठीक से दिखाई दे रहा है ना? आप लोग वीडियो पॉज करके ये एग्जांपल देख सकते हो, ठीक है। अब हम लोग बात करेंगे मोल के दूसरे डेफिनेशन के बारे में, सेकेंड डेफिनेशन, ठीक है। एवोगैड्रोस नंबर। एक नंबर है जिसे बोला जाता है एवोगैड्रोस नंबर। अब नंबर क्या है वो आप लोग देखो, 6.023 × 10⁻23। आप लोग कैसे याद करोगे? ये 6 तो याद रखना ही पड़ेगा। ये 23 इधर है और 23 इधर भी है। 6.023 × 10⁻23। इसका मतलब क्या होता है वो भी मैं आप लोगों को बता दूं कि 6023 मतलब ये डेसिमल को 23 डिजिट्स आगे ले जाना है, ऐसा उसका मतलब है। अभी हम लोगों ने क्या किया, 1 2 और 3 डिजिट्स आगे लेके चले गए यहां तक, और यहां से लेके यहां तक 20 जीरो लिखना है, 20 जीरोस। 6023 और 0000 ऐसा करके 20 जीरोस लिखना है। ये वो नंबर है एवोगैड्रोस नंबर, ठीक है। अब देखो, कोई भी चीज 4 चीजों से बनी हो सकती है। या तो वो एटम्स से बनी हो सकती है, एटम्स, या तो वो मॉलिक्यूल्स से बनी हो सकती है, मॉलिक्यूल्स, या तो वो आयंस से बनी हो सकती है, आयंस, या तो वो पार्टिकल्स से बनी हो सकती है। एग्जाम्पल लेते हैं अपन। फॉर एग्जाम्पल हाइड्रोजन ले लेते, तो हाइड्रोजन इज मेड अप ऑफ एटम्स, बराबर है, उसके अंदर एटम्स होते हैं। अब मॉलिक्यूल का एग्जाम्पल लेंगे, फॉर एग्जाम्पल वाटर। वाटर में कंप्लीट मॉलिक्यूल होता है, 2 हाइड्रोजन एटम्स होते हैं और 1 ऑक्सीजन का एटम होता है। आयंस,
फॉर एग्जाम्पल सल्फ्यूरिक एसिड जब हम लोग पानी में डिजॉल्व करते हैं तो वो, सॉरी सल्फ्यूरिक एसिड नहीं, सोडियम क्लोराइड जो कॉमन सॉल्ट, जो घर का जो नमक है, वो हम लोग अगर पानी में डिजॉल्व कर देंगे तो सोडियम और क्लोराइड या सोडियम और क्लोरीन ये दो चीजें सेपरेट हो जाती हैं और वो आयंस की फॉर्म में सेपरेट होती है। ठीक है, अब आयंस किसे कहा जाता? एक एटम जिसके ऊपर कोई इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है या कोई इलेक्ट्रॉन उसमें कम है, उसको बेसिकली आयन कहा जाता। किसी एटम के ऊपर एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है या इलेक्ट्रॉन कम है, अब जरूरी नहीं कि सिर्फ एक ही हो सकता है 2-4 एक्स्ट्रा हो या 2-4 कम हो, उसे बेसिकली आयन कहा जाता है। तो वो चीज हो सकता है कि आयन से बनी हो। फॉर एग्जांपल आप लोग एक पानी का कंटेनर लो, उसके अंदर सोडियम क्लोराइड यानी कॉमन सॉल्ट उसके अंदर डिसॉल्व कर दो, तो वो सोडियम और क्लोरीन के जो एटम्स होंगे वो सेपरेट हो जाएंगे और वो आयंस के फॉर्म में होंगे। तो वो एक एग्जांपल हो गया। या कुछ पार्टिकल, कुछ चीजें हैं जो पार्टिकल से बनी होंगी, फॉर एग्जांपल डस्ट पार्टिकल से, फॉर एग्जांपल बहुत सारे अलग अलग तरह के पार्टिकल्स हैं। तो अब सेकेंड डेफिनेशन ये है कि किसी भी चीज के इतने वो जिससे वो बना हुआ है। फॉर एग्जाम्पल कोई चीज अगर है जो एटम से बनी हुई है, ठीक है, उस चीज के इतने एटम्स लेने का, उसको 1 मोल हम लोग बोलेंगे। 1 मोल कैन बी डिफाइंड एज एवोगैड्रोस नंबर ऑफ एटम्स इफ दैट सब्सटेंस इज मेड अप ऑफ एटम्स। इफ द सब्सटेंस इज मेड अप ऑफ मॉलिक्यूल्स तो फिर हम लोग इतने मॉलिक्यूल्स लेंगे। अगर वो चीज आयन से बनी हुई है तो इतने आयंस लेंगे, अगर वो चीज पार्टिकल से बनी हुई है तो इतने पार्टिकल्स लेंगे। आ रहा है बात समझ में? एकदम सिंपल है। तो दिस वाज योर सेकंड डेफिनेशन ऑफ 1 मोल। ठीक है, आप लोग वीडियो पॉज करके इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ठीक है, अब मोल का मैं आप लोगों को तीसरा डेफिनेशन बताता हूं। थर्ड डेफिनेशन ऑफ 1 मोल, ठीक है, वो ये है, मैंने इसके पहले के लेक्चर में आपको एक्सप्लेन किया था कि एक बॉक्स लेना है आपको, जिस बॉक्स का हर साइड 10 सेंटीमीटर का है। ठीक है, इतने स्पेस को, इतने वॉल्यूम को 1 लीटर कहा जाता है। ठीक है, अभी आपको क्या करना है, फॉर एग्जाम्पल आपको पानी का 1 मोल लेना है। ठीक है, तो सबसे पहले आपको पानी 3 स्टेट्स में मिलता है पानी, या तो बर्फ सॉलिड स्टेट, या तो लिक्विड स्टेट, या तो गैसियस स्टेट। तो आपको उस चीज को गैसियस स्टेट में कन्वर्ट करना है सबसे पहले। ठीक है, अभी अपन ने क्या किया, पानी गर्म किया, वो गैस बन गया, ठीक है, स्टीम बन गया। क्या करना है, ऐसा बॉक्स लेना है, ठीक है, और वो स्टीम को इस बॉक्स में भरना है और एक कंटेनर में डालना है वो स्टीम। मतलब आप लोगों ने क्या किया, 1 लीटर स्टीम ले लिया एक कंटेनर में। ऐसा करते करते आपको 1 लीटर, 2 लीटर, 3 लीटर, ऐसा करते करते आपको 22.4 लीटर्स लेना है। तो आप लोग बोलोगे सर 22 तो ले सकते हैं हम लोग, ऐसे 24 बॉक्स भर के ले लेंगे, लेकिन 0.4 लीटर कैसा लेंगे? तो आपको क्या करना है, ये जो 10 सेंटीमीटर है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ऐसा मार्किंग है मान लो उसके ऊपर, तो आपको 0 से 1 2 3 4 यहां तक ही भरना है उसको। ऐसे कौन सा वाला, ये लास्ट वाला 0.4 वाला, 22 तो आपको फुल डालने हैं और 0.4 वाला जो है वो आपको सिर्फ इतना ही भरना है। ठीक है, आपने क्या किया, इतने लीटर्स गैसियस स्टेट में पानी को लिया। ठीक है, वो जो पानी होगा 22.4 लीटर्स इन गैसियस स्टेट, लीटर्स इन गैसियस स्टेट, इतना जो होगा वो 1 मोल होगा। अब आप लोग देखो सर, वो जो आपने पहला डेफिनेशन बोला कि ग्राम मॉलिक्यूलर वेट, मतलब 22.4 लीटर स्टीम जो है अगर हम लोग कंडेंस करेंगे तो वो लिक्विड स्टेट में आने के बाद क्या उसका वजन 18 ग्राम होगा? यस, एग्जैक्टली। अगर आप लोग 22.4 लीटर्स पानी का स्टीम लेते हो, ठीक है, स्टीम को आप कंडेंस करते हो, मतलब लिक्विड बनाते हो, लिक्विड बनाने के बाद आप उसको गिनोगे तो बराबर 18 ग्राम आ जाएगा। आ रहा है बात समझ में?
मतलब वो वाला डेफिनेशन भी करेक्ट है जो पहले बताया था। अच्छा, इतने पानी में आप मॉलिक्यूल्स काउंट करोगे तो बराबर उतने मॉलिक्यूल्स होंगे, कितने? एवोगाड्रोस नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। मतलब तीनों डेफिनेशन बराबर है। और ये बात समझ में? अभी आप लोग बोलोगे कि सर अगर हम लोगों ने मान लो सल्फ्यूरिक एसिड लिया, तो सल्फ्यूरिक एसिड को आप पहले गैसियस स्टेट में कन्वर्ट करो, इतने 22.4 लीटर्स उसको ले लो उसमें गैसियस स्टेट में, और फिर कंडेंस करो, उसको लिक्विड बनाओ। लिक्विड बनाने के बाद आप उसका वेट करोगे तो बराबर 98 ग्राम्स आएगा। मतलब वो पहला डेफिनेशन भी करेक्ट है, थर्ड वाला भी करेक्ट है। और सेकंड जो मैंने बताया उसके अंदर आप सल्फ्यूरिक एसिड के मॉलिक्यूल्स काउंट करोगे तो वो भी एग्जैक्टली कितने आएंगे? एवोगाड्रोस नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। एवोगाड्रो नंबर क्या है? 6, 0, 2, 3 और 20 जीरोस। आ रही है बात समझ में? ठीक है। तो आप लोग देखो, किसी भी चीज को समझना इंपॉर्टेंट है। उसको आप बिना समझे याद कर लोगे, उसमें फायदा नहीं होगा। ठीक है, इसलिए आप समझने की कोशिश करो। ठीक है, तो आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ठीक है, अब बात करेंगे ल्यूमिनेस इंटेंसिटी की, विच इज मेजर्ड इन कैंडेला। अब ये क्या चीज है सर? ये तो हम लोग पहली बार सुन रहे हैं। देखो, हर चीज को हम लोग मेजर करते हैं। जैसे हम फॉर एग्जांपल मास है ना, केजी में मेजर करते हैं, वॉल्यूम है लीटर्स में मेजर करते हैं। इसी तरह से लाइट भी मेजर की जाती है। फॉर एग्जाम्पल एक कमरे में सिर्फ एक ट्यूबलाइट लगा हुआ और लाइट मेजर करो, तो आप लोग तो लाइट मेजर नहीं कर पाओगे, लेकिन ये बोलोगे कि सर कमरे में लाइट का जो अमाउंट है, क्वांटिटी है, वो कम है। जब 2 ट्यूबलाइट लगाओगे तो सर क्वांटिटी ज्यादा हो गया, 3 ट्यूबलाइट लगाओगे तो क्वांटिटी और ज्यादा हो जाएगा। तो सिर्फ ज्यादा बोलने से काम नहीं चलेगा, तो फिर हमको उसको एक यूनिट असाइन करना पड़ेगा, और वो यूनिट के टर्म्स में हम बात करेंगे। तो यूनिट क्या असाइन किया गया? कैंडेला। तो फिर कैसे बोला जाता है कि रूम में कितना लाइट है? बोले 20 कैंडेला। उस रूम में कितना है? तो बोले 30 कैंडेला। उस रूम में कितना है? तो बोले 31 कैंडेला। ठीक है, उसके लिए ये समझना जरूरी है कि एक कैंडेला मतलब कितना। तो पहले मैं डिफिकल्ट डेफिनेशन बताऊंगा, अगर वो नहीं भी समझ में आता है तो भी प्रॉब्लम नहीं है। फिर बाद में मैं तुमको सिंपल वाला डेफिनेशन बताऊंगा। ठीक है, नाउ लेट अस टॉक अबाउट वन कैंडेला। इट इज दैट radiant intensity which is emitted by a source emitting monochromatic electromagnetic radiations of 540 petahertz, wherein the radiant intensity is 1 by 683 watts per steradian. सर आपने जो भी बोला हमको कुछ भी समझ में नहीं आया। जो भी बोला वो कुछ भी समझ में नहीं आया, समझने की जरूरत भी नहीं है, लेकिन फिर भी मैं आप लोगों की इंफॉर्मेशन के लिए बता देता हूँ। एक लाइट का सोर्स है, ठीक है, वो सोर्स मोनोक्रोमेटिक मतलब एक ही फ्रीक्वेंसी के, एक ही कलर के, ठीक है, वेवलेंथ इमिट कर रहा है। बेसिकली वेव कुछ ऐसे हम लोग उसको कंसिडर कर सकते हैं। तो एक क्रेस्ट और एक ट्रफ, दिस इज वन वेवलेंथ। आ रहा है समझ में? उसका वेवलेंथ सेम होगा, ऐसा उसका बोलना है। मोनोक्रोमेटिक मतलब सेम वेवलेंथ सेम फ्रीक्वेंसी, ठीक है। और वो रेडिएशंस कौन से हैं? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, ठीक है। वो भी मैं उसके ऊपर भी कभी मैं एक वीडियो बनाऊंगा जिसमें व्हाट इज एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, व्हाट कम्स आउट ऑफ योर मोबाइल फोन। ऐसी वो क्या चीज है जो तुम्हारे मोबाइल फोन के बाहर निकलती है, और वो चीज उस इंसान को बराबर ढूंढती है जिस इंसान से आप बात करना चाह रहे हैं, और वो उसको कैसे ढूंढती है, किसी और के फोन में नहीं चली जाती। तो ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव और ये कम्युनिकेशन का जो टॉपिक है, इसके ऊपर हम लोग एक वीडियो अलग से बनाएंगे, ठीक है। लेकिन राइट नाउ हम लोग बात करेंगे एक सोर्स की। जैसे फॉर एग्जांपल ट्यूबलाइट है, उसके अंदर से लाइट निकल रही है, तो ये एक सोर्स है, इसके अंदर से लाइट निकल रही है एक कलर की। उसका फ्रीक्वेंसी उन्होंने बोला है कितना होना चाहिए? 540 पीटा हर्ट्ज। सर ये तो आप लोग आपने क्या लिखा वो तो बराबर है 540, लेकिन ये पीटा हमारे समझ में नहीं आ रहा। इसी लेक्चर में मैं इसके बारे में भी आपको बताऊंगा कि पीटा क्या होता है, ठीक है। 540 पीटा हर्ट्ज आप लोग अभी इतना समझ लो, ठीक है। अब वो लाइट सोर्स से देखो आप ऐसे अलग अलग, मान लो मैंने सिर्फ इतना रेडिएंट इंटेंसिटी लिया एक केस में, और दूसरे केस में यहां से लेके यहां तक लिया, तो जाहिर सी बात है इतने एंगल में ज्यादा आएगा, ये इस एंगल में कम आएगा, है ना।
तो हमको क्या करना पड़ेगा, सिर्फ एक प्लेन एंगल की बात नहीं करेंगे हम लोग, पूरी सॉलिड एंगल की बात करना पड़ेगी, है ना। तो एक पर्टिकुलर सॉलिड एंगल में, एक सॉलिड एंगल में, अब वो सॉलिड एंगल का जो यूनिट है वो कैसा है, कैसा मेजर किया जाता है, वो भी मैं आपको इसी लेक्चर में आगे बताऊंगा, ठीक है। लेकिन वो सिर्फ इतना समझ लो, 1/683 वॉट पर स्टेरेडियन, ये समझ लो। इसमें इस चीज में दो ही चीजें इंपॉर्टेंट है, 540 पीटाहर्ट्ज, 1/683 वॉट्स पर स्टेरेडियन, ठीक है। तो इतना अगर लाइट है, ऐसा अगर सोर्स है, ये वाले फ्रीक्वेंसी पे लाइट इमिट कर रहा है, और इतना अगर उसके अंदर पावर है, इतने एंगल में, एक स्टेरेडियन के एंगल में इतना पावर है, तो फिर उसका मतलब हुआ 1 कैंडेला। सर ये डेफिनेशन आप अच्छा होता कि नहीं बताते, अच्छी बात है, तो मैं दूसरा डेफिनेशन बता देता हूं। लाइट इमिटेड बाय 1 कैंडल इज 1 कैंडेला, एकदम सिंपल। लाइट इमिटेड बाय 2 कैंडल इज 2 कैंडेला, लाइट इमिटेड बाय 3 कैंडल्स इज 3 कैंडेला। कैंडल लाइट डिनर किया होगा ना आप लोगों ने, सिर्फ सामने वाले का चेहरा नजर आता और अपना चेहरा नजर आता, है ना, कैंडल लाइट डिनर में, तो किया होगा ना। हाँ, तो उस सिचुएशन में एक कैंडल अगर है तो उसकी जो लाइट है दैट इज सिंपली 1 कैंडेला। दो अगर 10 कैंडल्स है तो 2 कैंडेला, दैट्स इट। लाइट इमिटेड बाय 1 कैंडल इज 1 कैंडेला। तो आप लोगों को आई होप सेकेंड वाला डेफिनेशन ज्यादा अच्छा लगा होगा, क्योंकि वो ज्यादा सिंपल है, ज्यादा इजी है। लेकिन आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए अगर आप चाहते हो तो इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ठीक। अब अगला टॉपिक है हमारा करंट। करंट इज मेजर्ड इन एम्पियर्स। अब मैं आप लोगों को एक सिंपल सी चीज बता दूं कि करंट बेसिकली चार्ज का फ्लो होने का रेट है। सर नहीं समझ में आ रहा, चार्ज का फ्लो होने का रेट मतलब क्या, समझाता हूं। जैसे ये पाइप है, अपन गार्डन में पानी देते हैं, ठीक है, उसके अंदर से पानी बाहर निकलता है। अब कुछ पाइप ऐसे होंगे जिसमें से ज्यादा पानी बाहर निकल रहा है, कुछ पाइप ऐसे होंगे जिसमें से कम पानी बाहर निकल रहा है। तो आप लोग बोलोगे सर वो तो टाइम पे डिपेंड करेगा ना, अगर किसी पाइप को आप ज्यादा वक्त देते हो तो उसमें से ज्यादा पानी निकलेगा, अगर किसी पाइप को कम वक्त दिया तो उसमें से कम पानी निकलेगा। बात तो सही है। तो अपन क्या करेंगे, फॉर एग्जाम्पल मैं मेरे गार्डन में पानी दे रहा हूँ और एक इंसान है जो उसके गार्डन में पानी दे रहा है, लेकिन मुझे ये चेक करना है कि मेरे पाइप में से पानी का फ्लो रेट कितना, उसके पाइप में से फ्लो रेट कितना है। तो हम लोग क्या करेंगे, एक एक बकेट लेंगे, उसमें वो जो पानी का पाइप है उससे पानी डालेंगे, ठीक है। टाइम स्टार्ट किया मान लो 0 सेकेंड्स, ठीक है। अब फॉर एग्जाम्पल हम लोग 10 सेकेंड्स तक वेट करेंगे, 10 सेकेंड्स तक। अब वो बकेट में आ गया 20 लीटर पानी 10 सेकेंड में। तो आप लोग बताओ मुझे, अगर 10 सेकेंड्स में बकेट में 20 लीटर पानी जमा हो जाता है तो हर 1 सेकेंड में कितना पानी गिरा पाइप में से, आप लोग बताओ मुझे। देखो मैं लिखता हूं यहां पर, आप लोग बताओ। 20 लीटर्स पानी जमा हो गया, बराबर कितने सेकेंड्स में, 10 सेकेंड्स में। तो अगर हम लोग इसको डिवाइड कर देते हैं तो आंसर आता है 2 लीटर पर सेकेंड। इजंट इट सिंपल। मतलब इस पाइप में से 2 लीटर पानी निकल रहा है 1 सेकेंड में, तो यू कैन सिंपली से द रेट ऑफ फ्लो ऑफ वाटर इज 2 लीटर पर सेकेंड। अब ऐसा ही दूसरे का, आप जिसका फ्लो रेट चेक करना चाहते हो उसका देख लो कि 10 सेकेंड में कितना पानी बाहर निकला, मान लो उसका 30 लीटर निकलता होगा, तो 30 लीटर डिवाइडेड बाय 10 सेकेंड्स विल गिव यू 3 लीटर पर सेकेंड। आ रही है बात समझ में। तो ये बेसिकली फ्लो रेट है। ऐसा ही एम्पियर क्या है, किसी वायर के अंदर से चार्ज का फ्लो होने का रेट। तो हम लोग एक एग्जांपल लेंगे, फॉर एग्जांपल ये वायर है, इसके अंदर से करंट फ्लो हो रहा है, तो मान लो हमने उसको कट किया। अब देखो अगर वायर को कट करोगे तो करंट फ्लो होना बंद हो जाता है एक्चुअली, लेकिन लेट अस कंसीडर जस्ट फॉर द सेक ऑफ कन्वीनियंस, हम लोग कंसीडर करेंगे कि हमने उसको कट किया लेकिन फिर भी चार्ज फ्लो हो रहा था, ठीक है। अब हम लोगों ने क्या 10 सेकेंड्स तक चार्ज कलेक्ट किया, तो मान लो 20 कूलम जमा हो गया हमारे पास 10 सेकेंड में। मतलब 1 सेकेंड में कितना निकला, 2 कूलम पर सेकेंड, एम आई राइट। सो द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज 2 कूलम पर सेकेंड। मैं यहां लिख के बताता हूं, देखो 20 कूलम
in 10 seconds. ठीक है, that means 2 coulomb per second. This 2 remains as it is and coulomb per second is known as ampere. मतलब उस वायर में जो करंट फ्लो हो रहा है वो 2 एम्पियर का है। और ये बात समझ में? तो आप लोग देखो, हम लोग फंडामेंटल क्वांटिटीज एंड यूनिट्स की जो बेसिक 7 चीजें हैं उसके ऊपर हम लोग डिस्कशन कर चुके हैं। ठीक है, आप लोगों को ये याद रखना है कि ये सारी जो चीजें हैं 7, ये फंडामेंटल क्वांटिटीज है और ये उनके यूनिट्स हैं। यूनिट्स के बारे में कुछ थोड़ा बहुत इंफॉर्मेशन मैं आप लोगों को दे चुका हूँ। ठीक है, लेट अस नाउ मूव ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक। चलो करता हूँ। अब हम लोग बात करेंगे कि अगर ये फंडामेंटल थे, पॉइंट नंबर 1, तो पॉइंट नंबर 2 क्या है? डिराइव्ड यूनिट्स, डिराइव्ड क्वांटिटीज एंड यूनिट्स। ठीक है, लेट अस टॉक अबाउट वेलोसिटी। मुझे किसी चीज की वेलोसिटी चेक करना है, तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? मुझे एक पर्टिकुलर ड्यूरेशन लेना पड़ेगा, फॉर एग्जाम्पल 10 सेकेंड्स। 10 सेकेंड्स में उस ऑब्जेक्ट ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया? मान लो 80 मीटर, 80 मीटर। तो अब हम लोग क्या करेंगे? सबसे पहले डिस्टेंस मेजर करेंगे, है ना? अगर स्ट्रेट लाइन में है तो डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट वन एंड द सेम थिंग है, बट अपन डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं उसको। चलो ठीक है, क्योंकि वो दोनों एक्चुअली अलग होते हैं। डिस्प्लेसमेंट, ओके, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, ये बराबर है। मतलब वेलोसिटी फाइंड करने के लिए तुमको डिस्प्लेसमेंट मेजर करना पड़ेगा पहले। ठीक है, मतलब लेंथ, वो तुम लोगों ने मेजर किया, वो हो गया 80 मीटर। टाइम चेक किया, 80 मीटर ट्रैवल करने को उस ऑब्जेक्ट को टाइम कितना लगा? बोले 10 सेकेंड। आंसर आ गया 8 मीटर पर सेकेंड। अब आप लोग देखो, वेलोसिटी मेजर करने के लिए मुझे लेंथ मेजर करना पड़ा और टाइम मेजर करना पड़ा, और फिर उन दोनों को डिवाइड करके मेरा वेलोसिटी का आंसर आया। मतलब ये दोनों जो चीजें हैं ये तो फंडामेंटल क्वांटिटीज है ना, बराबर। लेकिन ये वेलोसिटी जो है ये फंडामेंटल नहीं है, क्योंकि उसको हम डायरेक्टली मेजर नहीं कर सकते। उसको मेजर करने के लिए पहले फंडामेंटल क्वांटिटीज मेजर करने पड़ेंगे और फिर उनको डिवाइड करके वेलोसिटी का आंसर आएगा। इसी तरह एक्सेलरेशन है, कैपेसिटेंस है, इंडक्टेंस है, और भी बहुत सारी चीजें हैं, आप लोगों को धीरे धीरे पता चलेगी। वो सारी चीजें जो है वो डिराइव्ड यूनिट्स है। जैसे फोर्स है, वर्क है, पावर है, ये सारी चीजें जो है वो डिराइव्ड है, वो हम डायरेक्टली नहीं मेजर कर सकते। उनको मेजर करने के लिए पहले फंडामेंटल क्वांटिटीज मेजर करने पड़ेंगे और फिर हम लोग डिराइव्ड क्वांटिटीज फाइंड कर पाएंगे। तो आई होप आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा कि डिराइव्ड क्वांटिटीज किसको बोलते हैं, और डिराइव्ड यूनिट्स क्या है? उन क्वांटिटीज के जो यूनिट्स है वो डिराइव्ड यूनिट्स है। जैसे फॉर एग्जांपल वेलोसिटी डिराइव्ड क्वांटिटी है, मीटर पर सेकंड उसका यूनिट है, दैट्स इट। तो चलो ये हो गया। चलो मैं ये वाला एग्जांपल अभी रब कर देता हूं। अब तीसरा टॉपिक जो है वो है सप्लीमेंट्री यूनिट्स। सप्लीमेंट्री, होटल में जाते हो, खाना खाते हो, सप्लीमेंट्री में डबल पी नहीं आता शायद, चलो रब कर देते हैं। सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज एंड यूनिट्स। ठीक है, ये क्या है? इसमें दो चीजें आती है, एक और ये दो। एक है प्लेन एंगल, प्लेन एंगल, और दूसरा है सॉलिड एंगल। ठीक है, प्लेन एंगल और सॉलिड एंगल। अब हम लोग पहले बात करेंगे प्लेन एंगल के बारे में। ठीक है, अभी तक हम लोगों ने प्लेन एंगल किसको बोलते हैं? फॉर एग्जांपल ये है, दो लाइन से, दो लाइन के बीच का जो एंगल है उसको प्लेन एंगल बोलते हैं।
एकदम सिंपल। ठीक है। हम लोगों ने स्कूल लेवल पे सीखा है कि मान लो एक स्ट्रेट लाइन है और एक परपेंडिकुलर लाइन है। ठीक है। तो इसके बीच का जो एंगल होता है वो 90 डिग्रीज का होता है। मतलब एकदम सिंपल है। इस पार्ट को आप लोग क्या करो, 90 डिविजन्स में डिवाइड कर दो। ऐसे कितने डिवाइड करना है, 90 डिविजन्स में। तो वो एक डिवीजन जो होगा वो 1 डिग्री होगा, है ना। और यहां से लेके यहां तक वो हो जाते हैं 90। यहाँ से 90 हो गए, यहाँ से ये 90 और 90 और 90, वो टोटल हो गए 360। इसलिए पूरा जो सर्कल आता है वो 360 डिग्रीज का आता है। ठीक है ना। तो पहला उसका जो प्लेन एंगल का जो पहला यूनिट है वो है डिग्रीज, डिग्री। ठीक है। अब दूसरा है रेडियन। रेडियन ये क्या है सर, रेडियन क्या चीज है, बताता हूं मैं आप लोगों को। 180 degrees is equal to pi radians. pi radian 180 डिग्रीज पाई रेडियन। पाई का मतलब क्या, पाई का मतलब होता है 3.1415 रेडियन, 180 डिग्री। अब ये क्या मतलब हो गया, 3.1415 रेडियन इज 180 डिग्री, बराबर है। मतलब ये हुआ कि अगर मैं 180 को इस नंबर से डिवाइड कर दूं तो आंसर कुछ आता है, फॉर एग्जांपल 57.2929 समथिंग डिग्रीज इज योर 1 रेडियन। मतलब एकदम सिंपल है कि 57.29 डिग्री का जो एंगल है उसको 1 रेडियन बोलते, दैट्स इट। हाउ सिंपल है ना। जब भी आप कन्वर्ट करोगे तो आपको ये वाला फॉर्मूला याद रखना है, 180 डिग्री इज पाई रेडियन, एकदम सिंपल। अब कन्वर्ट कैसे करोगे वो देखो। मैं आपको एक सिंपल सा तरीका बताता हूँ कन्वर्ट करने का, क्योंकि नॉर्मली अभी तक हम लोगों को आदत डिग्रीज में लेने की है, लेकिन हम लोगों ने देखा कि इसका जो स्टैंडर्ड यूनिट है, हाँ, वो डिग्री नहीं है, रेडियन है। तो अब जब भी एंगल का वैल्यू लिया जाएगा वो रेडियन में लिया जाएगा। तो कन्वर्ट कैसे करना है वो हम लोग पहले सीखेंगे। ठीक है। देखो मैं लिखता हूँ 180 डिग्री इज इक्वल टू पाई रेडियन। ठीक है। अब आप लोग मुझे बोलो, सिर्फ ये डिग्री वर्ड जो है, मुझे सिर्फ ये डिग्री वर्ड चाहिए। मैं यहाँ पे एज इट इज लिखता हूँ, डिग्री इज इक्वल टू ये 180, इसको मल्टीप्लाइंग है, राइट। तो अपन क्या करेंगे, ये 180 को नीचे लेके आएंगे, मतलब पाई डिवाइडेड बाय 180 रेडियन। ठीक है। ये समझ में आ गया, ये कि मैंने क्या किया, कैसे किया, समझ में आ गया। ठीक है। नाउ लेट अस टेक एन एग्जांपल। फॉर एग्जांपल मुझे 90 डिग्री, बराबर 90 डिग्री, 90 डिग्री को मैं ऐसे लिखता हूँ, 90 डिग्री, 90 डिग्री को मुझे कन्वर्ट करना है रेडियंस में। अब कैसे करूंगा, देखो 90 एज इट इज लिखो, ये 90 लिख दिया। अब ये जो डिग्री वर्ड है इसका वैल्यू क्या है, ये पूरा हुआ ना, बराबर है। देखो 90 मैंने एज इट इज लिखा है, और ये जो डिग्री है, ये डिग्री का वैल्यू अपन ने ऑलरेडी फाइंड कर चुके हैं। वो कितना है, पाई बाय 180 रेडियन। तो इंस्टेड ऑफ दिस डिग्री आई विल राइट पाई बाय 180 रेडियन। आ रहा है समझ में। अभी आप लोग देखो, ये 0 0 कैंसिल हो जाएगा, 9 1 जा और 9 2 जा, मतलब फाइनल आंसर क्या आ रहा है, पाई बाय 2 रेडियन। आंसर हो गया 90 डिग्री इज पाई बाय 2 रेडियन, मैटर क्लोज। सिंपल है कि नहीं। अभी इसी तरह आप लोग मुझे अलग अलग वैल्यूज कन्वर्ट करके बताओ, ठीक है। कमेंट्स में बताओ आप लोग मुझे। देखो 360 डिग्री मतलब कितने रेडियन, ठीक है, ये आप लोग बताओ। 270 डिग्री मतलब कितने रेडियन, ऐसा ही 450 डिग्री मतलब कितने रेडियन। चलो ज्यादा होमवर्क नहीं देते, सिर्फ 3 चीजों का आप लोग मुझे कैलकुलेट करके, इसी तरीके से कैलकुलेट करके ये तीनों का आप लोग मुझे आंसर कमेंट सेक्शन में बताओ, ठीक है। तो आप लोग अगर चाहो तो वीडियो पॉज करके इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ठीक है।
तो चलो आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अभी इसका प्लेन एंगल का जो स्टैंडर्ड यूनिट है वो रेडियन है, ये समझ लो। अब बात आती है सॉलिड एंगल की। तो सर ये सॉलिड एंगल क्या चीज है? वेरी सिंपल, वेरी इजी। आप आइसक्रीम का कोन खाते हो, हाँ, तो आइसक्रीम का जो कोन है उसके अंदर से पूरा आइसक्रीम निकाल लो, ठीक। और वो जो कोन है वो 3 डायमेंशनल एंगल है ना, सिर्फ 2 लाइंस है तो उसके बीच का जो है वो प्लेन एंगल है। उन 2 लाइंस को आप ऐसे रोटेट कर दोगे तो वो 2 लाइंस को मिला के ऐसे कोन बन जाएगा ना। तो वो जो सॉलिड एंगल है 3 डायमेंशंस में, दैट इज नोन एज सॉलिड एंगल। उसका जो यूनिट है वो है स्टेरेडियन। स्टेरेडियन, सर स्टेरेडियन समझ में नहीं आ रहा। और एक स्टेरेडियन फिर कितना होगा? सब बताता हूं, देखो समझने की कोशिश करो। अगर इस लाइन को हम लोग रेफरेंस लाइन कंसिडर करते हैं तो यहां से लेके यहां तक ये होगा 90 डिग्रीज, मतलब π/2 रेडियन। यहां से लेके यहां तक होगा पाई रेडियन। यहां और यहां से लेके पूरा यहां तक होगा 3/2 पाई रेडियन। और यहां तक पूरा कंप्लीट 2 पाई रेडियंस। मतलब जो प्लेन एंगल होता है, प्लेन एंगल, उसका मैक्सिमम वैल्यू 2 पाई रेडियंस होता है। लेकिन सॉलिड एंगल जो होता है उसका मैक्सिमम वैल्यू 4 पाई स्टेरेडियंस होता है। 4 पाई स्टेरेडियन। सर ये भी समझ में नहीं आ रहा। अब आप लोग पहले ये कंसेप्ट देख लो कि प्लेन एंगल का मैक्सिमम वैल्यू कितना होगा, 2 पाई रेडियन। सॉलिड एंगल का मैक्सिमम वैल्यू कितना होगा, 4 पाई स्टेरेडियन। ठीक है, अब हम लोग एक एग्जांपल लेंगे। मान लो एक अम्ब्रेला है, ठीक है। सर आपकी ड्राइंग बिल्कुल अच्छी नहीं है, तो क्या करूं, मैं ड्राइंग टीचर थोड़ी हूँ, फिजिक्स का टीचर हूँ ना। हाँ ठीक है, ये अम्ब्रेला है मान लो, ठीक है। अब आपने क्या किया, उसको थोड़ा सा ओपन किया, ठीक है। अब ये 2 लाइंस के बीच का प्लेन एंगल आपने मेजर किया, ये प्लेन एंगल। तो मान लो वो प्लेन एंगल है 57.29 डिग्रीज। मतलब आप लोगों को पता चल गया होगा कि ये वैल्यू क्यों लिया मैंने, क्योंकि 57.29 डिग्रीज इज नथिंग बट 1 रेडियन, ठीक है। लेकिन आप लोग ये देखो कि जब सिर्फ 2 लाइंस है, 2 लाइंस के बीच का एंगल है 57.29 जो भी है 1 रेडियन, वो प्लेन एंगल हुआ। लेकिन अम्ब्रेला जब ओपन हुई, ऐसे ऐसे उल्टी अम्ब्रेला है, ठीक, और वो ऐसे ओपन हुई, तो वो सिर्फ क्या इधर से ओपन हुई, सिर्फ इधर से ही ओपन हुई और इधर से ओपन नहीं हुई, ऐसा हुआ क्या? नहीं, वो तो हर साइड से ओपन हुई ना। मतलब वो इधर से भी ओपन हुई 1 रेडियन 57 डिग्रीज, और आप अगर ऐसे चेक करोगे तो इधर से भी 57 डिग्री आएगा। मतलब वो जो उसका एंगल बनेगा, वो जो सॉलिड एंगल है वो होगा ये, इसी अम्ब्रेला का जो सॉलिड एंगल होगा, सॉलिड एंगल वो होगा 2 स्टेरेडियन। आ रही बात समझ में? नहीं सर अभी भी समझ में नहीं आया। एक और एग्जांपल लेते हैं। एक अम्ब्रेला है, उसको आपने क्या किया, बहुत कम एंगल पे खोला। कितना कम? 0.5 रेडियन। 0.5 रेडियन, इतना ही एंगल पे खोला। अब 0.5 रेडियन कितना होगा, 57.29 का हाफ कर लो, ठीक है। 57.29 का हाफ जितना भी होगा वो है 0.5 रेडियन। उतने एंगल पे आपने खोला, ठीक है। अब उस एंगल पे खुलने के बाद छतरी जो अम्ब्रेला है वो हर साइड से उतना खुल गई, कितना, 0.5 रेडियन। मतलब 57.29 डिवाइडेड बाय 2 जो भी वैल्यू आ गया वो उतने एंगल पे खुलने के बाद हर साइड से खुली ना वो। अब वो जो सॉलिड एंगल होगा उसको 1 स्टेरेडियन बोलेंगे।
प्लेन एंगल इतना है तो उसका जो सॉलिड एंगल होगा वो उससे डबल होता है, तो सॉलिड एंगल होगा 1 स्टे रेडियन। आ रहा है समझ में? मतलब एकदम सिंपल है, दो लाइंस लो, ठीक है, और उनको ऐसे ओपन करो। कितना ओपन करना है? 0.5 रेडियंस प्लेन एंगल में, ठीक है। और उन दो लाइंस को जैसे फॉर एग्जांपल ये दो लाइंस है, उसको फिर ऐसे आप लोग गोल घुमा दो ऐसे, मतलब जैसे आप लोग मेरे फिंगर्स को देख लो, ये दो मैंने ओपन किया, कितने वैल्यू में? 0.5 रेडियंस में। उसको ऐसे मैं गोल घुमा दूं तो ऐसे कोन बन जाएगा। वो कोन जो होगा उसको हम लोग बोलेंगे 1 स्टे रेडियन। आ रही है बात समझ में? अब ऐसा करके अगर तुम वो दो लाइंस को मैक्सिमम ऐसे खोल दोगे तो प्लेन एंगल कितना बन जाएगा? पाई रेडियन। तो उसका जो सॉलिड एंगल होगा पूरा ऐसे ऐसे, वो 2 पाई स्टे रेडियन। आ रही है बात समझ में? ऊपर से 2 पाई और वापस नीचे से 2 पाई, ऐसा पूरा स्फीयर का अगर सॉलिड एंगल आप लेते हो तो वो आता है 4 पाई स्टे रेडियंस। ऐसा हो गया? ठीक है, तो चलो ये हो गया एक डेफिनेशन। अब आज के वीडियो का लास्ट टॉपिक इसी स्टेरेडियन के बारे में, कि सॉलिड एंगल इज बेसिकली रिप्रेजेंटेड बाय डी डब्ल्यू। आप लोग क्या करो, एक ऐसा स्फीयर लो और उस स्फीयर पे एक ऐसा सर्कल ड्रॉ करो, ठीक है। उस सर्कल को आप ऐसे बना दो तो ये सॉलिड एंगल बनेगा, ठीक है। इसका आप एरिया कैलकुलेट करो, जो भी एरिया होगा, फॉर एग्जाम्पल उसका एरिया है डी एस, ठीक है। ये सॉलिड एंगल है डी ओमेगा, ये उस स्फीयर का रेडियस है, तो वो डी ओमेगा का वैल्यू आपको कैसे मिलेगा? डी एस डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। मतलब वो जो सॉलिड एंगल है उसने कितना एरिया ऑक्यूपाई किया हुआ है ऊपर से, वो वाला एरिया कैलकुलेट कर लो और रेडियस का स्क्वायर से उसको डिवाइड कर दो, ठीक है। अब अपन एग्जांपल लेते हैं, अगर मैं पूरे स्फीयर की बात करूं तो इसी तरह से मुझे क्या करना पड़ेगा? पूरे स्फीयर का जो सॉलिड एंगल है वो हम लोग निकालेंगे डी डब्ल्यू। पूरे स्फीयर का जो पूरा सरफेस एरिया होता है, कंप्लीट सरफेस एरिया ऑफ अ स्फीयर, वो होगा 4 पाई आर स्क्वायर, बराबर। अब फॉर्मूला में क्या है? एरिया डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर, एरिया डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर कैंसिल हो गया, आंसर आ गया 4 पाई। मतलब एक कंप्लीट स्फीयर का जो सॉलिड एंगल होता है वो होता है 4 पाई स्टे रेडियन। इज दैट ओके? तो आज के वीडियो में बस इतना ही। आई होप आप लोगों को ये तीनों टॉपिक्स जो है डिटेल में अच्छे से समझ में आ गए होंगे, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। बाय बाय एवरीवन, टेक केयर।